नमस्ते दोस्तों, माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर आपका स्वागत है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सब एक ऐसे खेल का हिस्सा है जिसके रूल्स हमें किसी ने समझा ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं हमारी रोजाना की बातचीत की, वो टॉक जिसे हम बहुत ही मामूली समझते हैं। मेरा नाम समीर है और मेरी उम्र कुछ 27 साल है, लेकिन सच कहूं तो कल तक मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे सोशली ऑकवर्ड इंसान हूं। मुझे लगता था कि शायद मुझमें वो करिश्मा नहीं है या मेरी बॉडी लैंग्वेज खराब है, क्योंकि अक्सर मेरी बातें बीच में ही अटक जाती थी या सामने वाला अजीब से सन्नाटे के साथ मुझे देखने लगता था। हम लोग अक्सर ये सुनते आए हैं कि कम्युनिकेशन 93% बॉडी लैंग्वेज होती है और सिर्फ 7% शब्द होते हैं। लेकिन हाल ही में मेरी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जिन्होंने मेरी ये पूरी दुनिया ही बदल दी। वो मेरी एक मेंटोर की तरह है, जिन्हें मैं प्यार से दीदी कहता हूं। और वो बातों की कोई जादूगर नहीं, बल्कि एक साइंटिस्ट। उन्होंने मुझे सिखाया कि बातचीत असल में एक इंजन की तरह होती है, जिसके अंदर हजारों छोटे छोटे पुर्जे एक तय रफ्तार से घूम रहे होते हैं। और जैसे एक रेस ट्रैक पर गाड़ियां एक निश्चित दिशा में दौड़ती हैं, वैसे ही हमारी बातचीत का भी एक कॉन्वर्सेशनल रेस ट्रैक होता है। दीदी कहती है कि जब हम किसी से हेलो कहते हैं तो हम सिर्फ दुआ सलाम नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उस रेस के स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होते हैं, जहां से तय होता है कि हमारी बातचीत आगे मजेदार होने वाली है या किसी एक्सीडेंट की तरह खत्म हो जाएगी। उस दिन बाहर हल्की बारिश हो रही थी और मैं एक कैशे की खिड़की के पास बैठा अपनी पुरानी नाकाम बातचीत के बारे में सोच रहा था। तभी दीदी आई और उन्होंने बड़ी सादगी से पूछा, क्या सोच रहे हो समीर? मैंने अपनी वही पुरानी परेशानी उनके सामने रख दी कि क्यों अक्सर मेरी बातें स्टक महसूस होती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी कॉफी का घूंट लिया और कहा कि समीर, हम सब अपनी बातों को बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि ये पूरी तरह सिस्टमैटिक और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है। उन्होंने मुझे समझाया कि बातचीत असल में एक लैंडस्केप की तरह है, जिसमें प्रोजेक्ट्स पूरे करने होते हैं। जैसे ही हम किसी को फोन करते हैं या सामने से आवाज देते हैं, उसे समन्स एंड आंसर कहा जाता है। ये रेस का पहला कदम है। इसके बाद आता है ग्रीटिंग्स एंड आइडेंटिफिकेशन और फिर वो रस्मी हाउ आर यूज। हमें लगता है कि हाउ आर यू पूछना एक बेकार की रस्म है, एक पॉइंटलेस फिलर है, लेकिन दीदी ने बताया कि ये इंटरैक्शनल इंपरेटिव है, यानी ये करना ही पड़ता है ताकि हम एक दूसरे के साथ अलाइन हो सके। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही कि बातचीत के इस रेस ट्रैक पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, सिर्फ पहले कुछ शब्दों को सुनकर। अगर सामने वाले के हेलो में वो चमक नहीं है या उसकी आवाज में वो स्माइल वॉइस गायब है, तो समझो कि आगे का रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ होने वाला है। मैंने दीदी से पूछा कि क्या सच में शब्दों का इतना असर होता है। उन्होंने मुझे एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज बताई, जिसे वो जेफरसन सिस्टम कहती है। इसमें बातचीत को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे रुकावटों और सांसों के साथ ट्रांसक्राइब किया जाता है। उन्होंने मुझे गौर करने को कहा कि जब हम किसी से कुछ पूछते हैं और वो फौरन जवाब देने के बजाय सिर्फ 0.7 सेकंड की देरी कर देता है, तो वो सन्नाटा असल में ट्रबल का इशारा होता है। हमें लगता है कि शायद सामने वाला प्रोसेस कर रहा है या सोच रहा है, लेकिन दीदी की साइंस कहती है कि ये प्रोसेसिंग डिले नहीं है, बल्कि एक इशारा है कि अब कुछ डिस्प्रेफर्ड या नकारात्मक आने वाला है। जैसे अगर आप किसी को डिनर पर बुलाएं और वो हाँ कहने में 1 सेकंड की भी देरी कर दे, तो आपका दिमाग अपने आप समझ जाता है कि वो मना करने वाला है। ये जो टैसिट नॉलेज है, ये हम सबके पास है, लेकिन हम इसे कभी साइंटिफिकली नहीं देखते। उन्होंने मुझे समझाया कि हम अपनी बातचीत में इतने माहिर होते हैं कि हम सामने वाले के शब्द पूरे होने से पहले ही उसकी एक्शन को पहचान लेते हैं। इसी को एंटिसिपेशन कहते हैं। उस दिन कैफे में बैठे बैठे मैं लोगों को ऑब्जर्व करने लगा। पास वाली मेज पर 2 दोस्त बात कर रहे थे। एक ने जैसे ही दूसरे को देखा और हाथ हिलाया
वो समन्स था। दूसरे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो आंसर था। फिर उनके बीच वो तेज और रेसिप्रोकल दुआ सलाम हुई। दीदी ने धीरे से कहा, देखो समीर, ये एक स्मूथ सीक्वेंस है। यहां कोई गैप नहीं था, कोई ओवरलैप नहीं था। सब कुछ एक इंजन की तरह परफेक्ट सिंक में चल रहा था। लेकिन तभी मैंने खिड़की के बाहर एक लड़के और लड़की को बहस करते देखा। लड़का फोन पर हेलो कह रहा था और लड़की ने जवाब देने में शायद वही जादुई 0.7 सेकंड की देरी कर दी। दीदी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, देखा, जहां ये पैटर्न टूटता है वहीं से मुसीबत शुरू होती है। उन्होंने बताया कि जब हम उस हमारी वाले हिस्से को छोड़कर सीधे काम की बात पर या किसी शिकायत पर आ जाते हैं तो हम एक फर्स्ट मूवर बन जाते हैं। ये फर्स्ट मूव्स अक्सर बातचीत में कड़वाहट ला देते हैं क्योंकि ये तय रास्ते से हटकर होते हैं। मुझे याद आया कि कैसे कल ऑफिस में मैंने अपने बॉस से सीधे काम का सवाल कर दिया था बिना किसी प्रीलिमिनरी के, और उनका चेहरा उतर गया था। दीदी ने समझाया कि बातचीत में रिसिपिएंट डिजाइन बहुत जरूरी है। हम जिससे बात कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें अपने शब्दों और लहजे को कैलिब्रेट करना पड़ता है। अगर हम किसी अजनबी से ऐसे बात करें जैसे वो हमारा पुराना दोस्त हो तो वो फेक या नॉन जेन्युइन लगता है। जैसे सेल्स वाले अक्सर बहुत प्रीमेच्योर स्माइल वॉइस के साथ पूछते हैं, हाउ यू डूइंग दिस मॉर्निंग, और हमें फौरन चिढ़ हो जाती है क्योंकि वो आवाज स्क्रिप्टेड लगती है, असली नहीं। दीदी कहती है कि टॉक सिर्फ जानकारी देने का जरिया नहीं है, ये एक औजार है जिससे हम रिश्ते बनाते हैं, चीजें खरीदते बेचते हैं और अपनी पहचान करते हैं। यू आर द टर्न्स यू टेक। उन्होंने बहुत ही शांत लहजे में ये बात कही और मैं दंग रह गया। इसका मतलब यह था कि मैं जैसा भी इंसान हूं वो मेरी उन टर्न्स से तय होता है जो मैं बातचीत के दौरान लेता हूं। बातचीत को लेकर हमारे समाज में बहुत सारे मिथ्स। लोग कहते हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स या टॉक इज चीप। लेकिन दीदी ने मुझे एक अलग नजरिया दिया। उन्होंने कहा कि अक्सर टॉक ही वो इकलौता एक्शन होता है जो हमारे पास होता है, चाहे वो पुलिस की क्राइसिस नेगोशिएशन हो जहां किसी की जान बचानी हो या फिर घर का कोई झगड़ा सुलझाना हो। हमारे शब्द ही वो मैजिक है जो बदलाव लाते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक क्लोज्ड क्वेश्चन भी कभी कभी किसी को बात करने पर मजबूर कर सकता है, जबकि हम हमेशा सुनते आए हैं कि सिर्फ ओपन क्वेश्चंस ही अच्छे होते हैं। ये सुनकर मुझे लगा कि मैं अब तक कितनी गलतफहमी में जी रहा था। मैंने सोचा था कि शायद मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना चाहिए, अपने हाथ कैसे रखने हैं या आंखें कैसे मिलानी है। लेकिन दीदी ने दिखाया कि असली पावर उन छोटे छोटे शब्दों में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे जैसे बारिश तेज हो रही थी, मेरी समझ गहरी होती जा रही थी। मैंने महसूस किया कि ये कॉन्वर्सेशनल रेस ट्रैक सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है जो हम हर पल जी रहे हैं। दीदी ने मुझे गारफिंकल के उन ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया, जहां लोग जानबूझकर बातचीत के इन अननोटिस्ड रूल्स को तोड़ते थे और नतीजा अक्सर गुस्सा या हैरानी होता था। इससे साबित होता है कि हमारी बातचीत कितनी सिस्टमैटिक है। अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू और आप जवाब में अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री सुनाने लगे तो सामने वाला परेशान हो जाएगा क्योंकि आपने उस टर्न की गरिमा को नहीं समझा। बातचीत में वन स्पीकर एट अ टाइम का जो नियम है वो सिर्फ तमीज की बात नहीं है, बल्कि उस मशीनरी को सही से चलाने का तरीका है। उस शाम दीदी के साथ उस छोटी सी बातचीत ने मुझे ये एहसास कराया कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी स्किल को अब तक समझ ही नहीं पाया था। उन्होंने मुझे सिखाया कि सन्नाटे का भी अपना एक साउंड होता है और हर या अ का एक मकसद होता है। ये गलतियां नहीं हैं, बल्कि ये वो सिग्नल्स हैं जो हम एक दूसरे को देते हैं ताकि बातचीत का ये इंजन सही से चलता रहे। समीर के तौर पर अब मुझे अपने उन ऑकवर्ड पलों से डर नहीं लग रहा था।
बल्कि मैं उन्हें एक साइंटिस्ट की नजर से देखने के लिए तैयार था। मुझे समझ आ गया था कि बातचीत कोई डिसऑर्डरली फेनोमेनन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत और ऑर्गेनाइज्ड खेल है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। इस कॉन्वर्सेशनल रेस ट्रैक पर अभी बहुत सारे मोड़ आने बाकी है। अगली बार जब आप किसी से हेलो कहें तो जरा रुककर सोचिएगा कि आप इस रेस के किस हिस्से में हैं। क्या आप मजे से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर आप रंबल स्ट्रिप्स से टकरा रहे हैं? दीदी के पास अभी और भी बहुत सारी साइंस है जो हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपनी बातचीत से अपनी दुनिया बदल सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। समीर की इस कहानी का अगला हिस्सा और भी दिलचस्प होने वाला है। दीदी की वो बातें मेरे दिमाग में किसी पुराने गाने की धुन की तरह बस गई थी। अगले दिन जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो मेरा नजरिया बदला हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास एक सुपर पावर आ गई है, जिससे मैं लोगों की आवाजों के पीछे छिपे उन छोटे छोटे क्यूज को पकड़ सकता हूं, जिन्हें पहले मैं सिर्फ नॉइज समझता था। लिफ्ट में मेरा सामना मिस्टर खन्ना से हुआ। खन्ना जी हमारे पड़ोस में रहते हैं और थोड़े सख्त मिजाज के माने जाते हैं। उन्होंने बस एक छोटा सा सिर हिलाया, जिसे दीदी की भाषा में नॉन वोकल समन्स कह सकते हैं। पहले मैं शायद घबराकर कुछ भी अटपटा बोल देता, लेकिन आज मैंने सिर्फ मुस्कुराकर उनके जेस्चर को एक्नॉलेज किया। मुझे समझ आ रहा था कि बातचीत सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि उस अलाइनमेंट का नाम है जो हम एक दूसरे के साथ बनाते हैं। उस दिन शाम को मैं फिर दीदी के पास पहुंचा। वो अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, समीर, आज तुम्हारे चेहरे पर एक अलग क्लैरिटी दिख रही है। बताओ, उस कॉन्वर्सेशनल इंजन ने आज क्या नया काम किया? मैंने उन्हें खन्ना जी वाला किस्सा सुनाया और फिर अपनी एक पुरानी दुविधा उनके सामने रखी। मैंने पूछा, दीदी, अक्सर जब मुझे किसी से कुछ मांगना होता है या कोई रिक्वेस्ट करनी होती है तो मुझे बहुत हिचकिचाहट होती है। मुझे समझ नहीं आता कि शब्दों को कैसे सजाऊं कि सामने वाला मना न करे। दीदी ने पाइप बंद किया और बेंच पर बैठते हुए बोली, समीर, रिक्वेस्ट करना बातचीत के उस रेस ट्रैक का सबसे पेचीदा मोड़ है। यहां सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि तुम क्या मांग रहे हो, बल्कि ये भी कि तुम खुद को उस चीज का कितना एंटाइटल्ड समझते हो। उन्होंने मुझे एक बहुत ही मजेदार बात समझाई, जिसे वो एंटाइटलमेंट एंड कॉन्टिंजेंसी कहती है। अगर मैं तुमसे कहूं पानी देना, तो इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि मेरा हक है तुम पर। लेकिन अगर मैं कहूं, क्या तुम्हारे पास एक पल होगा अगर तुम बुरा न मानो तो मुझे एक गिलास पानी दे सको, तो यहां मैं अपनी एंटाइटलमेंट को कम कर रहा हूं और तुम्हारी कन्वीनियंस यानी कॉन्टिंजेंसी को बढ़ा रहा हूं। दीदी ने बताया कि हम अपनी रिक्वेस्ट्स को जिस तरह से फ्रेम करते हैं, वो हमारे रिश्तों की गहराई बताता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया जो मेरे दिल को छू गया। उन्होंने कहा कि सोचो तुम एक डॉक्टर के पास गए हो। अगर वो तुमसे पूछे, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट, और अगर वो पूछे, आर देयर सम अदर कंसर्न्स यू हैव, तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो जो एनी शब्द है ना समीर, वो अक्सर नेगेटिव जवाब को इनवाइट करता है। ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर बस अपनी चेकलिस्ट पूरी कर रहा है और चाहता है कि तुम नहीं कहो ताकि वो अगले मरीज पर जा सके। लेकिन सम शब्द एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन पैदा करता है। ये छोटे छोटे शब्द एनी और सम हमारी बातचीत की पूरी दिशा बदल देते हैं। मुझे याद आया कि कैसे मैं अक्सर दोस्तों से पूछता था, क्या कोई और बात है, और वो हमेशा नहीं कह देते थे। अब मुझे समझ आ रहा था कि शायद मेरे शब्द ही उन्हें चुप करा रहे थे। तभी दीदी ने एक बहुत ही पावरफुल शब्द के बारे में बताया, जिसने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। वो शब्द था विलिंग। उन्होंने अपनी रिसर्च का एक हिस्सा साझा किया जहां वो उन लोगों से बात कर रही थी जो आपस में झगड़ा कर रहे थे और मीडिएशन के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने देखा कि जब लोगों से पूछा जाता था, क्या आप इस मीटिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो ज्यादातर लोग
नहीं कह देते थे। लेकिन जैसे ही उस सवाल को बदलकर पूछा गया, वुड यू बी विलिंग टू जस्ट गिव इट अ ट्राई, तो जादू हो गया। लोग जो पहले पत्थर की तरह सख्त थे वो पिघलने लगे। दीदी ने समझाया कि जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या वो विलिंग है, तो हम उसकी आइडेंटिटी और उसके कैरेक्टर को आवाज दे रहे होते हैं। कोई भी इंसान खुद को अनविलिंग या जिद्दी नहीं दिखाना चाहता। इंटरेस्टेड होना एक भावना है जिस पर हमारा काबू नहीं, लेकिन विलिंग होना एक चॉइस है, एक मॉरल स्टैंड है। यह सुनकर मुझे अपने उस पड़ोसी की याद आई जिससे मेरा कूड़े को लेकर अक्सर विवाद रहता था। मैंने दीदी से कहा कि मैं उससे जाकर पूछूंगा कि क्या वो इस मसले को सुलझाने के लिए विलिंग है। दीदी हंसी और बोली, बिल्कुल समीर, लेकिन याद रखना, शब्दों का चुनाव जेन्युइन होना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि बातचीत में हम अक्सर आई वॉज जस्ट वंडरिंग जैसे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रीफिक्स हमें बहुत सॉफ्ट बना देते हैं। जब हम कहते हैं कि आई वॉज जस्ट वंडरिंग इफ, तो हम सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि ये विचार हमारे मन में काफी समय से था। ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं है। ये एक तरह का प्री रिक्वेस्ट है जो जमीन तैयार करता है। दीदी ने मुझे रेजिस्टेंस यानी विरोध को पढ़ने का एक और तरीका सिखाया। उन्होंने कहा कि समीर, जब भी तुम किसी से कुछ पूछो और वो नहीं कहने से पहले एक लंबी सांस ले या वेल कहकर बात शुरू करे, तो समझ जाना कि वो तुम्हारी रिक्वेस्ट को ठुकराने की तैयारी कर रहा है। ये जो वेल है, ये बातचीत का वार्निंग सिग्नल है। ये बताता है कि जो आने वाला है वो शायद तुम्हें पसंद ना आए। एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट वो होता है जो इस वेल को सुनते ही अपनी बात को रिकैलिब्रेट कर ले। मैंने महसूस किया कि मैं कितनी बार इन इशारों को अनदेखा कर देता था और फिर जब सामने वाला मना करता था तो मुझे बुरा लगता था। उस शाम की बातचीत में दीदी ने मुझे अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने बताया कि जब हम किसी काम के लिए मना करते हैं तो हम अक्सर अकाउंट्स यानी बहाने देते हैं, लेकिन ये बहाने सिर्फ झूठ नहीं होते, ये एक तरह का सोशल ग्लू है। अगर कोई आपको पार्टी में बुलाए और आप सिर्फ नहीं कह दें तो रिश्ता टूट सकता है, लेकिन अगर आप कहें मैं आना तो चाहता था पर उस दिन मेरी एक जरूरी मीटिंग है, तो आप उस रिश्ते की वैल्यू को बचा लेते हैं। आप ये जता रहे होते हैं कि आपकी इंटेंशन खराब नहीं है, बस सर्कमस्टेंसेस आपके हाथ में नहीं है। दीदी कहती है कि बातचीत में नो कहना एक आर्ट है जिसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। दीदी की बातों से मुझे समझ आया कि टॉक सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये एक नेगोशिएशन है। हम हर पल अपनी जगह, अपना हक और अपनी इज्जत की सौदेबाजी कर रहे होते हैं। उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज बताई जिसे वो कंडीशनल रिक्वेस्ट कहती है। जैसे, अगर तुम ऊपर जा ही रहे हो तो क्या मेरा फोन ला दोगे? यहां वो अगर बहुत जरूरी है। ये सामने वाले पर बोझ नहीं डालता, बल्कि उसकी मौजूदा एक्टिविटी के साथ हमारी जरूरत को जोड़ देता है। इससे मना करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम उसकी मेहनत को कम करके दिखा रहे हैं। बातचीत करते करते अंधेरा होने लगा था, लेकिन मेरे अंदर जैसे एक नई रोशनी भर गई थी। मैंने महसूस किया कि अब तक मैं बातचीत को एक ऐसी चीज समझता था जो बस हो जाती है, लेकिन अब मैं देख पा रहा था कि इसे कितनी प्रिसिशन के साथ किया जाता है। दीदी ने मुझे गौर करने को कहा कि कैसे हम बातचीत के दौरान एक दूसरे की बात काटते नहीं हैं, बल्कि माइक्रोसेकंड्स के गैप में अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये टर्न टेकिंग का जो सिस्टम है, ये दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम ये सब बिना सोचे समझे बिल्कुल ऑटोमेटिकली करते हैं। जाते जाते दीदी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, समीर, कल जब तुम ऑफिस जाओगे तो सिर्फ सुनना मत, बल्कि ये देखना कि लोग अपनी रिक्वेस्ट्स को कैसे पैकेज कर रहे हैं। देखना कि कौन एनी इस्तेमाल कर रहा है और कौन विलिंग बोलकर बाजी मार ले जा रहा है। बातचीत एक ऐसी लैब है
जो कभी बंद नहीं होती। मैं घर वापस आ रहा था और बस के शोर में भी मुझे लोगों की बातों के वो पैटर्न्स सुनाई दे रहे थे। मुझे समझ आ रहा था कि जो लोग सफल होते हैं वो शायद पैदाइशी चार्मिंग नहीं होते, बल्कि उन्हें अनजाने में ही सही इन रेस ट्रैक रूल्स की बहुत अच्छी समझ होती है। मुझे अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा कौतूहल था। मुझे लग रहा था कि अब मैं किसी भी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन का सामना कर सकता हूं, क्योंकि अब मेरे पास वो माइक्रोस्कोप था जिससे मैं शब्दों के पीछे के असली इरादों को देख सकता था। कल का दिन मेरे लिए एक नया इम्तिहान होने वाला था, जहां मैं अपनी इस नई स्किल को आजमाने वाला था। पर एक बात तो साफ थी, बातचीत अब मेरे लिए सिर्फ टॉक नहीं रह गई थी, वो एक साइंस बन चुकी थी, एक ऐसा खेल जिसके नियम अब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगे थे। अगले दिन मुझे अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछना था और मेरे दिमाग में दीदी का वो विलिंग शब्द गूंज रहा था। मैंने सोचा कि क्या मैं वाकई उस रेस्ट्रैक को सही से नेविगेट कर पाऊंगा। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसके लिए मैं अब तक कभी तैयार नहीं महसूस करता था। पर आज बात कुछ और थी। मेरी आवाज में एक नया कॉन्फिडेंस था जो शायद उन शब्दों की ताकत से आया था जिन्हें मैं कल तक मामूली समझता था। अगले दिन ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेरे हाथ थोड़े ठंडे थे। मुझे अपने प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर चोपड़ा से एक डेडलाइन एक्सटेंशन मांगनी थी। चोपड़ा साहब ऐसे इंसान हैं जो एफिशिएंसी के नाम पर किसी को भी कच्चा चबा सकते हैं। उनके केबिन के बाहर खड़ा होकर मैं अपनी सांसें गिन रहा था। मुझे दीदी की वो बात याद आई कि हम जो पहली मूव लेते हैं वही पूरी बातचीत का भविष्य तय करती है। मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर गया। वो अपने लैपटॉप में डूबे हुए थे। उन्होंने सिर उठाकर बस एक बार मुझे देखा। ये उनकी तरफ से एक साइलेंट एक्नॉलेजमेंट था। मैंने अपनी घबराहट को पीकर सीधे मुद्दे पर आने के बजाय एक छोटा सा प्री ओपनिंग इस्तेमाल किया। मैंने कहा, सर, क्या आपके पास 2 मिनट होंगे? मुझे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के बारे में एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। उन्होंने चश्मा उतारा और बोले, हाँ समीर, बोलो। यहां मुझे उनके लहजे में वो ट्रबल मार्कर नहीं मिला, यानी रास्ता साफ था। मैंने अपनी बात को रिसिपिएंट डिजाइन के हिसाब से ढाला। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे और वक्त चाहिए, क्योंकि ये मेरी जरूरत लगती। इसके बजाय मैंने दीदी का वो जादुई शब्द आजमाया। मैंने कहा, सर, हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो क्या आप इस शुक्रवार तक के नए शेड्यूल को विलिंगली रिव्यू कर पाएंगे? जैसे ही मैंने वो विलिंग शब्द बोला, मुझे लगा जैसे हवा का दबाव कम हो गया हो। चोपड़ा साहब, जो हमेशा काम कल तक चाहिए चिल्लाते थे, उन्होंने थोड़ा वक्त लिया। वो जो 0.8 सेकंड का सन्नाटा था, उसने मुझे डराया नहीं, क्योंकि दीदी ने सिखाया था कि मुश्किल फैसलों के लिए दिमाग को थोड़ा वक्त चाहिए होता है। फिर वो बोले, ठीक है समीर, अगर क्वालिटी बेहतर होती है तो मैं इसे देख सकता हूं। मैं केबिन से बाहर आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। शाम को जब मैं दीदी के पास पहुंचा तो वो अपनी लाइब्रेरी में कुछ पुरानी फाइल्स देख रही थी। मैंने उन्हें अपनी जीत की कहानी सुनाई। वो मुस्कुराई और बोली, समीर, तुमने आज सिर्फ एक एक्सटेंशन नहीं जीता, तुमने कोऑपरेशन को रिक्रूट किया है। यही तो असली खेल है। उन्होंने मुझे एक नई और बहुत गहरी चीज के बारे में बताया, जिसे वो मेंबरशिप कैटेगराइजेशन कहती है। उन्होंने कहा कि समीर, हम दुनिया को सिर्फ देखते नहीं हैं, हम अपनी बातों से उसे कैटेगराइज करते हैं। जैसे तुम किसी को मेरा दोस्त कहते हो या वो ऑफिस वाला लड़का, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये बताते हैं कि तुम उस इंसान से क्या उम्मीद रखते हो और दुनिया को उसके बारे में क्या कहानी सुना रहे हो। दीदी ने एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण दिया। उन्होंने पूछा, सोचो अगर तुम किसी अजनबी से रास्ता पूछो और वो तुम्हें भाई कहकर बुलाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने कहा, थोड़ा अपनापन लगेगा शायद। उन्होंने सर हिलाया और कहा, यही तो जादू है।
उसने तुम्हें स्ट्रेंजर की कैटेगरी से निकालकर ब्रदर की कैटेगरी में डाल दिया। अब तुम्हारे लिए उसे मना करना या उससे रूखा व्यवहार करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने समझाया कि हम अपनी बातों में लोगों को जिन लेबल्स से नवाजते हैं वो हमारी बातचीत की मोरल लॉजिक तय करते हैं। अगर हम किसी को लेजी कहते हैं तो हम अनजाने में ही अपनी बातचीत का ऐसा ढांचा तैयार कर लेते हैं जहां हम उससे किसी अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद ही नहीं करते। मुझे याद आया कि कैसे मैं अक्सर अपने एक सहकर्मी को वो सड़ियल इंसान कहता था। दीदी की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरा ये लेबल ही हमारी बातचीत को हमेशा खराब कर देता था। मैं पहले से ही मान लेता था कि वो सड़ियल है, इसलिए मेरी आवाज का लहजा, मेरा स्माइल वॉइस का गायब होना, सब कुछ उसे सड़ियल बनने पर मजबूर कर देता था। दीदी ने कहा, समीर, हम जिसे जैसा डिस्क्राइब करते हैं हम उसे वैसा ही ट्रीट करने लगते हैं। बातचीत में डिस्क्रिप्शंस कभी भी न्यूट्रल नहीं होते, वो हमेशा किसी मकसद से किए जाते हैं। उस रात हम देर तक बैठे रहे और दीदी ने मुझे फर्स्ट मूवर्स की उन गलतियों के बारे में बताया जो अक्सर बड़े बड़े झगड़ों की जड़ होती है। उन्होंने कहा कि कभी कभी लोग बातचीत के रेस्ट्रैक को कूदकर सीधे कंप्लेंट पर आ जाते हैं। जैसे कोई घर घुसते ही कहे, नल फिर से खुला छोड़ दिया। यहां उसने न हेलो कहा, न फॉर यूज पूछा, सीधे असॉल्ट कर दिया। ऐसी मूव्स हमेशा सामने वाले को डिफेंसिव बना देती है। दीदी ने मुझे सिखाया कि अगर हमें कोई शिकायत भी करनी हो तो उसे एनवायरनमेंट में मौजूद किसी चीज से जोड़कर करना चाहिए, न कि सीधे सामने वाले के कैरेक्टर पर हमला करके। तभी बाहर सड़क पर दो गाड़ियों के बीच छोटी सी टक्कर हुई और शोर सुनाई देने लगा। हम दोनों खिड़की के पास गए। वहां दोनों ड्राइवर एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। एक कह रहा था, देख के नहीं चला सकते क्या? दूसरा चिल्लाया, तू पागल है क्या? दीदी ने धीरे से कहा, देखो समीर, यहां कैटेगराइजेशन का सबसे खराब रूप दिख रहा है। दोनों एक दूसरे को अयोग्य और पागल की कैटेगरी में डाल रहे हैं। अब यहां कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता, सिर्फ युद्ध होगा। उन्होंने समझाया कि अगर इनमें से एक भी सिर्फ इतना कहता, भाई ये क्या हो गया, तो बातचीत का पूरा रुख बदल सकता था। वो भाई शब्द उन्हें एक ही कैटेगरी में ले आता। सड़क पर परेशान दो इंसान। मुझे ये सब सुनकर अपनी पुरानी लड़ाइयों की याद आने लगी। कितनी बार मैंने सिर्फ इसलिए अपनी बात खो दी क्योंकि मैंने फर्स्ट मूव ही गलत ली थी। दीदी ने एक और कमाल की बात कही, रिसिपिएंट डिजाइन के बारे में। उन्होंने बताया कि हम अपनी बात को सामने वाले की नॉलेज के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। अगर मैं किसी बच्चे से बात कर रहा हूं तो मेरे शब्द अलग होंगे, और अगर किसी एक्सपर्ट से तो अलग। लेकिन हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि हम सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं। उन्होंने मुझे गौर करने को कहा कि कैसे अच्छे स्पीकर्स हमेशा अपनी बात शुरू करने से पहले एक नॉलेज चेक करते हैं। जैसे, क्या तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ? ये एक प्री अनाउंसमेंट है। अगर सामने वाला कहता है नहीं, तब आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप सीधे कहानी सुनाने लगे और उसे पहले से पता हो तो वो बोर्ड महसूस करने लगता है। ये छोटी छोटी बारीकियां मेरे दिमाग की परतों को खोल रही थी। मुझे लग रहा था कि अब तक मैं बातचीत के समंदर में सिर्फ सतह पर तैर रहा था और दीदी मुझे गहराई में छिपे उन मोतियों को दिखा रही थी जहां हर पॉज और हर सिलेबल का एक मोल होता है। उन्होंने मुझे नजस के बारे में भी बताया। कभी कभी जब सामने वाला चुप हो जाता है तो हम एक छोटा सा या फिर कहते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इंटरैक्शनल इन्विटेशंस हैं। ये बताते हैं कि मैं सुन रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी टर्न जारी रखो। उस शाम की एक और बात जो मुझे घर ले जाते वक्त याद रही वो थी रेजिस्टेंस को हैंडल करना। दीदी ने कहा था कि अगर कोई तुम्हारी बात का विरोध कर रहा है तो उससे लड़ो मत, उसके रेजिस्टेंस को एक डेटा पॉइंट की तरह देखो।
देखो कि वो कहां अटक रहा है। क्या वो तुम्हारी एंटाइटलमेंट पर सवाल उठा रहा है या उसे काम वाकई में डिफिकल्ट लग रहा है? अगर तुम उसके को पहचान लो तो तुम अपनी रिक्वेस्ट को बीच में ही रिपेयर कर सकते हो। ये कॉन्वर्सेशनल रिपेयर दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है समीर। घर लौटते हुए मैं बस में बैठा लोगों को देख रहा था। एक बुजुर्ग आदमी पास वाली सीट पर बैठे लड़के से कुछ पूछ रहे थे। लड़के ने जवाब देने में शायद आधा सेकंड की देरी की और बुजुर्ग ने फौरन अपनी बात बदल दी। मुझे दीदी की आवाज सुनाई दी, देखा समीर, गैप ही इशारा है। मैं अब सिर्फ सुन नहीं रहा था, मैं देख रहा था। मैं उन अदृश्य धागों को देख पा रहा था जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं या तोड़ देते हैं। मुझे एहसास हुआ कि मेरा सोशल ऑकवर्डनेस शायद मेरी कमी नहीं थी, बल्कि मेरी अज्ञानता थी। मैं उन रूल्स को नहीं जानता था जो दुनिया हर रोज खेलती है। आज रात मैं अपनी डायरी में वो सब लिखने वाला था जो मैंने सीखा। मुझे समझ आ गया था कि बातचीत कोई रैंडम घटना नहीं है, ये एक हाईली इंजीनियर्ड प्रक्रिया है। और सबसे मजेदार बात यह थी कि मुझे अब अपनी गलतियों पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि जिज्ञासा हो रही थी। मुझे इंतजार था अगले दिन का, जब मैं फिर से उस रेस ट्रैक पर उतरूंगा अपनी नई मूव्स के साथ। पर इस बार मैं सिर्फ अपनी टर्न का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि मैं उस पूरे खेल की लय को समझकर चलूंगा। दीदी ने सही कहा था, यू आर दी टर्न्स यू टेक। और अब मैं अपनी बारी को बहुत सोच समझकर चुनने वाला था। अगले कुछ दिन मैंने गौर किया कि ऑफिस में लोग कैसे एक दूसरे को जज करते हैं। अक्सर लंच ब्रेक के दौरान जब हम कैंटीन में बैठते तो लड़के अक्सर ये कहते कि अरे, लड़कियों की बातें कभी खत्म ही नहीं होती, या वो बहुत इनडायरेक्ट तरीके से बात करती है। मैं भी पहले यही सोचता था कि शायद मर्दों और औरतों के बात करने के तरीके में कोई पैदाइशी फर्क होता है। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस। लेकिन दीदी ने जो साइंस मुझे समझाई थी, उसने मेरे इन पुराने स्टेरियोटाइप्स को हिलाकर रख दिया था। उस रविवार जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने यही सवाल उनके सामने रखा कि क्या सच में जेंडर हमारी बातचीत को तय करता है? दीदी ने एक ठंडी आह भरी और अपनी किताब की मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, समीर, दुनिया में जितनी भी सेल्फ हेल्प किताबें हैं, उन्होंने हमें ये यकीन दिला दिया है कि औरतों की भाषा अलग है और मर्दों की अलग। लेकिन अगर तुम कॉन्वर्सेशन एनालिसिस की लैब में बैठकर हजारों घंटों की रिकॉर्डिंग सुनोगे तो तुम्हें सच्चाई कुछ और ही दिखेगी। उन्होंने मुझे बताया कि जब हम किसी बातचीत को एग्जामिन करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि उस वक्त एक्टिविटी क्या चल रही है और उस इंसान का रोल क्या है। अगर एक महिला डॉक्टर है और एक पुरुष मरीज, तो वो महिला डॉक्टर ही ज्यादा सवाल पूछेगी और बातचीत को कंट्रोल करेगी। यहां उसकी आइडेंटिटी एक औरत की नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल की है। दीदी ने एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात कही कि हम बातचीत में जेंडर को तब तक नहीं देख सकते जब तक कि खुद बात करने वाले उसे रेलेवेंट न बना दे। जैसे अगर कोई कहे, एक औरत होने के नाते मैं ये कह रही हूं, तभी वहां जेंडर का रोल शुरू होता है, वरना वो सिर्फ दो इंसान हैं जो अपनी टर्न्स ले रहे हैं और उस कॉन्वर्सेशनल रेस ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। उन्होंने समझाया कि ये जो धारणा है कि औरतें एम्पैथेटिक होती हैं और मर्द प्रॉब्लम सॉल्वर्स, ये सिर्फ एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जिसे बातचीत के आंकड़े सपोर्ट नहीं करते। दीदी ने मुझे एक रियल लाइफ केस स्टडी के बारे में बताया जिस पर उन्होंने काम किया था। वो एक क्राइसिस हेल्पलाइन की रिकॉर्डिंग थी। उन्होंने देखा कि चाहे फोन उठाने वाला पुरुष हो या महिला, अगर वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स और सही कॉन्वर्सेशनल मूव्स का इस्तेमाल करते हैं तो नतीजा एक जैसा ही निकलता है। सक्सेस जेंडर पर नहीं, बल्कि इंटरैक्शनल स्किल पर निर्भर करती है, उन्होंने दृढ़ता से कहा। मुझे याद आया कि कैसे हमारे ऑफिस में नेहा, जो हमारी टीम लीडर है, कितनी डायरेक्ट और प्रेसाइज बात करती है। लोग उसे बॉसी कहते थे,
जबकि वही लहजा अगर मिस्टर चोपड़ा का होता तो लोग उन्हें डिसाइसिव कहते। दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा समीर, फर्क बातों में नहीं है बल्कि हमारे देखने के नजरिए और उन लेबल्स में है जो हम लोगों पर चिपका देते हैं। इसे ही मेंबरशिप कैटेगराइजेशन का गहरा खेल कहते हैं। उस दिन दीदी ने मुझे प्री सीक्वेंसेस के बारे में भी एक नई चीज सिखाई। उन्होंने कहा कि हम अक्सर किसी बड़ी बात को कहने से पहले जमीन तैयार करते हैं, जैसे क्या तुम बिजी हो, या क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं। ये छोटे छोटे चेक्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम सीधे अपनी बात थोप दें तो सामने वाला ट्रैप महसूस करता है। उन्होंने मुझे गौर करने को कहा कि कैसे बातचीत में इनडायरेक्टनेस सिर्फ औरतों का गुण नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान का तरीका है जो फेस सेविंग करना चाहता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी इज्जत बनी रहे और सामने वाले को भी बुरा न लगे। इसलिए हम नहीं कहने के बजाय कोशिश करूंगा जैसे शब्दों का सहारा लेते हैं। ये झूठ नहीं है, बल्कि सोशल इंटरैक्शन को सुचारू रूप से चलाने का एक लुब्रिकेंट है। दीदी ने एक और कमाल का कॉन्सेप्ट समझाया जिसे वो सोशल इन्फ्लुएंस कहती है। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ लोग अपनी बातों से दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग कोऑपरेशन पैदा करते हैं। उन्होंने सेल्स कॉल्स का उदाहरण दिया। जब कोई सेल्समैन पूछता है, क्या आप अपनी बचत बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपको एक ऐसी कैटेगरी में डाल देता है जहां नहीं कहना आपको बेवकूफ साबित कर देगा। ये बातचीत की एक ट्रैप है। लेकिन एक समझदार इंसान वो है जो इन टर्न्स को पहचान ले। मैंने महसूस किया कि विज्ञापन और मार्केटिंग की पूरी दुनिया इन्हीं इंटरैक्शनल ट्रैप्स पर टिकी है। वो हमें ऐसी कैटेगरीज में फिट कर देते हैं जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बातचीत आगे बढ़ी तो दीदी ने आइडेंटिटी के बारे में एक और परत खोली। उन्होंने कहा कि समीर, हम हर बातचीत में अपनी एक नई पहचान गढ़ते हैं। जब तुम अपने पिता से बात करते हो तो तुम एक बेटे की कैटेगरी में होते हो। जब तुम मुझसे बात करते हो तो तुम एक लर्नर हो, और जब तुम ऑफिस में होते हो तो तुम एक एम्प्लॉय हो। मजे की बात यह है कि हम अपनी आवाज, अपने शब्दों का चुनाव और यहां तक कि अपने पॉजेज को भी इन पहचानों के हिसाब से बदल लेते हैं। इसे ही रिसिपिएंट डिजाइन की पराकाष्ठा कहते हैं। हम कभी भी एक जैसे नहीं रहते। हम बातचीत के आईने में खुद को बार बार री इन्वेंट करते हैं। उस शाम मैंने दीदी से एक बहुत ही निजी सवाल पूछा। मैंने कहा, दीदी, क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा फेक हो जाते हैं सिर्फ तमीज दिखाने के चक्कर में? उन्होंने शांति से मेरी तरफ देखा और बोली, समीर, फेक होना और इंटरेक्शनली स्किल्ड होने में बहुत बारीक लकीर है। अगर एक डॉक्टर मरीज को कड़वी सच्चाई बहुत ही ब्लंट तरीके से बता दे तो वो ऑनेस्ट तो हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा इंटरैक्टर नहीं है। टॉक का मकसद सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि उस सच को इस तरह पहुंचाना है कि सामने वाला उसे प्रोसेस कर सके और उस पर एक्ट कर सके। ये सोशल ग्लू है जो समाज को जोड़े रखता है। अगर हम सब हर वक्त सिर्फ वही बोलें जो हमारे दिमाग में है, बिना किसी फिल्टर्स या सीक्वेंसेस के, तो दुनिया में सिर्फ अराजकता होगी। उनकी ये बात मेरे दिल में घर कर गई। मुझे समझ आया कि ये जो हम रूल्स फॉलो करते हैं कि कब चुप रहना है, कब मुस्कुराना है, कब हम कहना है, ये दिखावा नहीं है। ये एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने का हमारा अपना सिस्टम है। दीदी ने मुझे बताया कि कैसे साइलेंस का भी अपना एक व्याकरण होता है। कभी कभी एक लंबा सन्नाटा बहुत कुछ कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। उन्होंने मुझे जेफरसन सिस्टम की उन बारीकियों को याद दिलाया जहां सांस लेने की आवाज भी रिकॉर्ड की जाती है। बातचीत में कुछ भी रैंडम नहीं होता समीर, यहां तक कि तुम्हारी हिचकिचाहट भी एक मैसेज है। उन्होंने कहा, जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, मुझे अपने आसपास की आवाजें अलग तरह से सुनाई देने लगी। पास के पार्क में बच्चों के चिल्लाने की आवाज,
बेंच पर बैठे बुजुर्गों की गपशप, सब कुछ एक ऑर्केस्ट्रा की तरह लग रहा था, जहां हर कोई अपनी टर्न का इंतजार कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं अब तक लोगों को सिर्फ उनके चेहरे या उनके काम से जानता था, लेकिन अब मैं उन्हें उनकी टॉक से पहचानने लगा था। मैं देख पा रहा था कि कौन डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहा है और कौन अलाइनमेंट बनाना चाहता है। जेंडर, उम्र या ओहदा, ये सब सिर्फ बाहरी आवरण थे। असली खेल तो उन टर्न्स और सीक्वेंसेस में छिपा था जो वो हर पल ले रहे थे। दीदी ने जाते वक्त मुझे एक टास्क दिया। उन्होंने कहा, समीर, कल जब तुम किसी कैफे या भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाओ तो लोगों के जेंडर को भूलकर सिर्फ उनकी एक्शंस पर गौर करना। देखना कि कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन कंप्लेन कर रहा है और कौन रिपेयर कर रहा है। तुम देखोगे कि हम सब एक ही मशीनरी के हिस्से हैं, बस हमारे स्क्रिप्ट्स थोड़े अलग हैं। मैं घर वापस आते हुए बस यही सोच रहा था कि कितनी आसानी से हम लोगों को बॉक्सेस में बंद कर देते हैं, जबकि हमारी बातचीत हमें आजाद होने का मौका देती है। मुझे समझ आ रहा था कि एक सीनियर स्क्रिप्ट राइटर और साइकोलॉजिस्ट के तौर पर दीदी क्यों इन छोटी छोटी बातों को इतना महत्व देती है, क्योंकि इन्हीं छोटी बातों से हमारी बड़ी दुनिया बनती है। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो मेरे कानों में ऑफिस की वो पुरानी बातें गूंज रही थी, लेकिन अब मुझे उन पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि एक अजीब सी सहानुभूति महसूस हो रही थी। मुझे पता था कि अगली बार जब कोई कहेगा कि औरतें ऐसी होती हैं या मर्द वैसे होते हैं, तो मेरे पास मुस्कुराने की एक वजह होगी, क्योंकि मैं जान चुका था कि हम सब उस कॉन्वर्सेशनल रेस ट्रैक के खिलाड़ी हैं और असली जीत जेंडर में नहीं, बल्कि उस फ्लो को बनाए रखने में है जो हमें एक इंसान के तौर पर दूसरे से जोड़ता है। उस रात मुझे नींद जरा देर से आई। मेरे दिमाग में दीदी की वो बातें घूम रही थी कि कैसे हमारी पहचान सिर्फ हमारी बातों की टर्न्स से बनती है। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो माहौल थोड़ा गर्म था। पता चला कि मार्केटिंग और सेल्स टीम के बीच किसी लीड को लेकर काफी बहस हो गई है। दोनों टीमें एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी। मिस्टर चोपड़ा परेशान थे और उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, समीर, तुम आजकल इन सब चीजों को गौर से देखते हो, जरा देखो तो ये मामला कैसे सुलझ सकता है। मुझे लगा जैसे ये मेरी मीडिएशन की पहली असली परीक्षा है। मैंने दोनों टीमों को एक कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। शुरू में सब चिल्ला रहे थे। सेल्स वाले कह रहे थे, मार्केटिंग वाले बेकार लीड्स देते हैं, और मार्केटिंग वाले कह रहे थे, सेल्स वालों को बेचना ही नहीं आता। मुझे दीदी का वो क्राइसिस नेगोशिएशन वाला सबक याद आया। उन्होंने बताया था कि जब दो पक्ष लड़ रहे हो तो एम्पैथी दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मैं आपकी बात समझ रहा हूं कहें। ये तो एक क्लीशे है जो अक्सर लोगों को और चिढ़ा देता है। असली एम्पैथी तो वो इंटरैक्शनल वर्क है जो आप उनके शब्दों के साथ करते हैं। मैंने सबको शांत कराया और एक साधारण सा सवाल पूछा, क्या आप दोनों पक्ष इस मसले का एक ऐसा हल निकालने के लिए विलिंग हैं जिससे कंपनी का फायदा हो? जैसे ही मैंने वो विलिंग शब्द फेंका, सन्नाटा छा गया। वो जो गुस्से वाली रफ्तार थी वो अचानक स्लो डाउन हो गई। सेल्स के हेड ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ, हम हल तो चाहते हैं। दीदी सही कहती थी, कोई भी खुद को अनविलिंग नहीं दिखाना चाहता। शाम को जब मैं दीदी के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे चाय पिलाते हुए एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात बताई। उन्होंने कहा, समीर, क्या तुम्हें पता है कि दुनिया के सबसे बड़े नेगोशिएटर्स और पुलिस वाले भी कभी कभी अपनी बातों में बुरी तरह फेल हो जाते हैं? उन्होंने मुझे क्राइसिस नेगोशिएशन की कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स के बारे में बताया जहां किसी की जान दांव पर लगी थी। उन्होंने समझाया कि अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम सामने वाले के प्रति बहुत काइंड और सॉफ्ट होंगे तो वो मान जाएगा, लेकिन साइंस कहती है कि कभी कभी बहुत ज्यादा एम्पैथी भी रेजिस्टेंस पैदा कर देती है।
अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है और आप उससे कहें मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो चिल्लाएगा तुम्हें कुछ नहीं पता। दीदी ने सिखाया कि यहां अलाइनमेंट ज्यादा जरूरी है। सामने वाले की बात को वैलिडेट करना और फिर धीरे से उसे रेस्ट ट्रैक पर वापस लाना ही असली हुनर है। उन्होंने मुझे फर्स्ट इंप्रेशंस और सेल्स कॉल्स के बारे में एक और मजेदार रिसर्च सुनाई। उन्होंने पूछा, समीर, जब तुम्हें किसी अजनबी नंबर से फोन आता है और वो कहता है नमस्ते समीर जी, कैसे हैं आप आज, तो तुम्हें कैसा लगता है? मैंने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं फोन काट देता हूं। दीदी हंसी और बोली, बिल्कुल, इसे कहते हैं प्रीमैच्योर इंटीमेसी। वो इंसान तुम्हें जानता नहीं है, लेकिन वो ऐसे बात कर रहा है जैसे तुम्हारा पुराना दोस्त हो। ये सोशल रूल के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि उनकी रिसर्च में यह साबित हुआ है कि जो सेल्स वाले हाउ यू पूछने के बजाय सीधे रीजन फॉर कॉल बताते हैं, उनकी सक्सेस रेट कहीं ज्यादा होती है। लोग ऑनेस्टी और क्लैरिटी को पसंद करते हैं, न कि उस स्क्रिप्टेड मिठास को जो नकली लगती है। मैंने दीदी से पूछा कि क्या मीडिएशन में भी यही नियम लागू होते हैं? उन्होंने बताया कि मीडिएटर्स का सबसे बड़ा काम होता है लोगों को ब्लेम गेम से बाहर निकालना। वो अक्सर लोगों से पूछते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैपन टुडे, यानी आज आप क्या चाहते हैं? ये सवाल भविष्य की तरफ देखता है, अतीत की गलतियों की तरफ नहीं। ये ओपन क्वेश्चन सामने वाले को एक पॉजिटिव टर्न लेने का मौका देता है। दीदी ने मुझे इंटरैक्शनल नजेस के बारे में बताया। कभी कभी जब कोई बात नहीं कर रहा होता तो सिर्फ एक छोटा सा एंड या सो कहना उसे बोलने पर मजबूर कर देता है। ये कंटिन्यूअस होते हैं जो बातचीत के इंजन में तेल का काम करते हैं। उस दिन दीदी ने मुझे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करना सिखाया, मेंटल हेल्थ और डॉक्टर पेशेंट इंटरैक्शन। उन्होंने बताया कि कैसे अक्सर डॉक्टर्स अनजाने में मरीजों को चुप करा देते हैं। जब एक डॉक्टर पूछता है इज देयर एनीथिंग एल्स, तो ज्यादातर मरीज नो कह देते हैं, भले ही उनके मन में कुछ और हो। लेकिन अगर डॉक्टर पूछे व्हाट एल्स इज ऑन योर माइंड, तो मरीज खुलकर बात करता है। ये एनी और वो का फर्क ही है जो कभी कभी जान बचा सकता है। मुझे एहसास हुआ कि बातचीत सिर्फ सोशलाइजिंग नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग टूल है। दीदी ने मुझे कंप्लेंट्स को मैनेज करने का एक और तरीका बताया। उन्होंने कहा कि समीर, जब कोई तुमसे शिकायत करे तो फौरन डिफेंसिव मत हो, उसे अपनी बात पूरी करने दो। बातचीत में एक ट्रांजिशन स्पेस होता है। अगर तुम उसे बोलने का पूरा मौका दोगे और फिर एक छोटा सा लेकर जवाब दोगे, तो उसे लगेगा कि तुमने उसकी बात को प्रोसेस किया है। लेकिन अगर तुम उसके वाक्य खत्म होने से पहले ही ओवरलैप करोगे, तो लड़ाई तय है। ये जो टर्न टेकिंग की तमीज है, यही बड़े बड़े विवादों को सुलझा सकती है। मैंने गौर किया कि दीदी की बातों में एक अजीब सी प्रैक्टिकलिटी थी। वो कोई बड़ी बड़ी फिलॉसफी नहीं झाड़ रही थी, बल्कि वो उन छोटे छोटे एटम्स की बात कर रही थी जिनसे हमारी बातचीत बनी है। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे पोलाइटनेस भी कभी कभी एक हथियार बन सकती है। टू मच पोलाइटनेस कैन बी सस्पिशियस। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, अगर आप किसी से बहुत ज्यादा फॉर्मल होकर बात करें जिसे आप सालों से जानते हैं, तो वो समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। बातचीत में नेचुरल फ्लो और एप्रोप्रिएटनेस ही सबसे बड़ी कुंजी है। उस शाम घर लौटते वक्त मैं सेल्स कॉल्स और मार्केटिंग मीटिंग्स के बारे में नए सिरे से सोच रहा था। मुझे समझ आया कि क्यों हमारी मीटिंग्स इतनी लंबी खिंचती थी और कोई नतीजा नहीं निकलता था। हम सब रेस ट्रैक पर तो थे, लेकिन हम सब अपनी अपनी दिशा में भाग रहे थे। कोई अलाइनमेंट नहीं था, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं था। मैंने तय किया कि कल मैं ऑफिस में टॉक को एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करूंगा। मैं देखूंगा कि कहां एनी की जगह सम या व्हाट इस्तेमाल किया जा सकता है। रास्ते में मैंने एक सेल्समैन को देखा जो फुटपाथ पर लोगों को रोक रोक कर कुछ बेच रहा था।
वो सबको सर और मैडम कहकर वही पुरानी घिसपिटी लाइंस बोल रहा था। ज्यादातर लोग उसे अनदेखा कर रहे थे। मुझे उस पर तरस आया। काश वो भी दीदी की इस साइंस को जानता। काश उसे पता होता कि टॉक सिर्फ शब्दों का शोर नहीं है, बल्कि एक ब्रिज है जो दो दिमागों को जोड़ता है। अगर वो सिर्फ रिसिपिएंट डिजाइन को समझ लेता तो शायद उसकी बोहनी हो जाती। दीदी के पास बैठने से मेरा ऑब्जर्वेशन इतना तेज हो गया था कि अब मुझे सन्नाटे भी शोर की तरह सुनाई देते थे। मुझे समझ आने लगा था कि जब कोई फोन पर हम कहता है तो वो सिर्फ सुन नहीं रहा होता, बल्कि वो आपको परमिशन दे रहा होता है आगे बढ़ने की। और जब वो चुप हो जाता है तो वो आपसे रिपेयर की उम्मीद कर रहा होता है। ये दुनिया एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन लैब है और हम सब इसके सब्जेक्ट्स। आज की रात मुझे एक अलग तरह का सुकून महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मैं सिर्फ एक स्क्रिप्ट राइटर नहीं रह गया हूं, बल्कि मैं उन आवाजों को पढ़ सकता हूं जो हवा में तैरती रहती है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के लिए जो स्क्रिप्ट मैं लिख रहा था, उसमें अब एक नई जान आ गई थी। ये अब सिर्फ समीर की कहानी नहीं थी, ये टॉक की वो यूनिवर्सल साइंस थी जो हर इंसान को समझनी चाहिए। मुझे पता था कि कल का सूरज मेरे लिए कुछ और नए इंटरैक्शंस लेकर आएगा और मैं अपनी टर्न्स लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। पर अभी मुझे उन आवाजों को अपने अंदर शांत करना था ताकि मैं कल फिर से ताजगी के साथ उस रेस ट्रैक पर उतर सकूं। अगले कुछ हफ्तों में मेरी पूरी दुनिया जैसे एक नई फ्रीक्वेंसी पर सेट हो गई थी। ऑफिस में वो जो मार्केटिंग और सेल्स के बीच की तकरार थी, उसे मैंने सिर्फ एक विलिंग शब्द और थोड़े से इंटरैक्शनल अलाइनमेंट से सुलझा दिया था। मिस्टर चोपड़ा अब मुझे किसी नेगोशिएशन एक्सपर्ट की तरह देखने लगे थे, जबकि सच तो ये था कि मैं सिर्फ उन पैटर्न्स को फॉलो कर रहा था जो हम सब अनजाने में सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उस आखिरी शाम जब मैं दीदी के घर पहुंचा तो मौसम बहुत ही शांत था। वो अपनी बालकनी में बैठी डूबते हुए सूरज को देख रही थी। मैंने उनके पास जाकर बस एक लंबी सांस ली और बैठ गया। दीदी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, समीर, आज तुम्हारी चुप्पी में भी एक क्लैरिटी है। क्या तुमने उस कॉन्वर्सेशनल रेस ट्रैक के आखिरी मोड़ को पार कर लिया है? मैंने कहा, दीदी, मुझे समझ आ गया है कि बातचीत सिर्फ आवाजों का मेल नहीं है। ये तो वो आर्किटेक्चर है जिसमें हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। दीदी ने सर हिलाया और एक बहुत ही जरूरी बात कही। उन्होंने बताया कि अक्सर लोग सोचते हैं कि बातचीत को इम्प्रूव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा क्रिएटिव या स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है, लेकिन हकीकत में बातचीत एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी है। जैसे एक कार के पुर्जे एक तय क्रम में चलते हैं, वैसे ही हमारे शब्द भी। उन्होंने मुझे कॉन्वर्सेशन एनालिसिस की उस फिलॉसफी की याद दिलाई जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी मानती आई है। उन्होंने कहा, समीर, हम अक्सर अपनी बातों को लेकर बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि किसी ने गलत तरीके से बात की या किसी का व्यवहार रुखा था, लेकिन अगर हम सिर्फ उन सीक्वेंसेस को देखें तो हमें दिखेगा कि वहां कोई पर्सनैलिटी फ्लॉ नहीं था, बल्कि सिर्फ एक इंटरैक्शनल मिसमैच था। उन्होंने समझाया कि जिसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं वो सिर्फ उन हजारों टर्न्स का नतीजा है जो हम दूसरों के साथ लेते हैं। उस दिन दीदी ने मुझे एथिक्स ऑफ टॉक के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बातचीत करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं या किसी की बात का जवाब देते हैं तो हम सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे होते, हम उस इंसान के वर्ल्ड व्यू को प्रभावित कर रहे होते हैं। उन्होंने मुझे जेफरसन ट्रांसक्रिप्शन की याद दिलाते हुए कहा कि वो जो छोटे छोटे पॉजेज और ओवरलैप्स हम रिकॉर्ड करते हैं वो सिर्फ डेटा नहीं है, वो एक इंसान की हिचकिचाहट, उसकी उम्मीद और उसकी वल्नरेबिलिटी की आवाज है। दीदी ने एक बहुत ही प्रोफाउंड बात कही कि बातचीत ही वो इकलौता रियल एक्शन है जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। जब हम किसी का दुख सुनते हैं
या किसी की मुश्किल को एक्नॉलेज करते हैं तो हम सिर्फ बोल नहीं रहे होते, हम उस रियलिटी को बदल रहे होते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या हम कभी अपनी इस टॉक को पूरी तरह मास्टर कर सकते हैं। वो हंसी और बोली, समीर, मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी कोई गलती नहीं करोगे। मास्टरी का मतलब है कि तुम अपनी मिस्टेक्स को पहचान लोगे और उन्हें रिपेयर करना सीख जाओगे। उन्होंने बताया कि बातचीत का ये रेस ट्रैक कभी खत्म नहीं होता। हर नया इंसान एक नया लैंडस्केप लेकर आता है, लेकिन अब मेरे पास वो मैप था जिससे मैं किसी भी मोड़ पर अपनी राह ढूंढ सकता था। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि कैसे हमने शुरू किया था, उस हेलो से लेकर विलिंग शब्द तक, और जेंडर स्टेरियोटाइप्स से लेकर क्राइसिस नेगोशिएशन तक। ये सब सिर्फ एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से थे। दीदी ने अपनी मेज से एक पुरानी डायरी उठाई और उसमें से एक पन्ना पढ़ा। उन्होंने कहा, समीर, टॉक इज अ रेवलेशन। और यह खुलासा इस बात का है कि जिस खेल को हम हर रोज खेलते हैं उसके नियम हमें पता ही नहीं थे। उन्होंने मुझे गौर करने को कहा कि अब मैं जब भी किसी से बात करता हूं, मैं सिर्फ शब्दों को नहीं सुनता, मैं उस मशीनरी की आवाज सुनता हूं। मैं देख पाता हूं कि कहां समन्स हो रहा है, कहां रेसिप्रोसिटी टूट रही है और कहां अलाइनमेंट बन रहा है। ये अवेयरनेस ही सबसे बड़ी स्किल है। उन्होंने मुझे सोशल साइकोलॉजी के उन पुराने ढांचों से बाहर निकाला था जहां हम लोगों को एक्स्ट्रावर्ट या इंट्रोवर्ट के ठप्पों में बंद कर देते हैं। उन्होंने दिखाया कि हम सब अडेप्टिव हैं, हम सब अपनी टर्न्स को रेसिपिएंट डिजाइन के हिसाब से ढाल लेते हैं। उस शाम घर लौटते वक्त मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मुझे सोशल एंजाइटी के उन दौरों से नहीं गुजरना पड़ेगा जो पहले मेरी रातों की नींद उड़ा देते थे। मुझे समझ आ गया था कि अगर कोई मेरी बात का जवाब देने में देरी करता है तो वो मुझे नापसंद नहीं कर रहा, बल्कि शायद वो एक डिस्प्रेफर्ड रिस्पॉन्स की तैयारी कर रहा है, और ये नेचुरल है। मुझे अब सन्नाटों से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि सन्नाटा भी बातचीत का एक जरूरी हिस्सा है। मैं बस में बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था और मुझे एहसास हुआ कि ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा थिएटर है जहां हर कोई अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख रहा है, एक टर्न के बाद दूसरी टर्न लेकर। रास्ते में मैंने एक पार्क में एक पिता और उनके छोटे बेटे को देखा। बच्चा कुछ जिद कर रहा था और पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। पहले मैं शायद सोचता कि पिता कितने सख्त है या बच्चा कितना जिद्दी है, लेकिन अब मैं सिर्फ उनकी इंटरैक्शनल मूव्स देख रहा था। मैंने देखा कि कैसे पिता ने एक क्वेश्चन को रीफ्रेम किया और बच्चे ने अपनी रेजिस्टेंस छोड़ दी। ये देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दीदी ने मुझे सिर्फ बात करना नहीं सिखाया था, उन्होंने मुझे इंसानों को देखने का एक नया चश्मा दिया था, एक ऐसा चश्मा जो हमें दूसरों के प्रति जजमेंटल होने के बजाय क्यूरियस बनाता है। घर पहुंचकर मैंने अपनी डायरी खोली और आखिरी पन्ने पर वही वाक्य लिखा जो दीदी ने पहली मुलाकात में कहा था, यू आर द टर्न्स यू टेक। मुझे समझ आया कि मेरी पहचान सिर्फ मेरा नाम या मेरा काम नहीं है। मेरी पहचान वो तरीका है जिससे मैं अपनी मां की चिंताओं को सुनता हूं, वो तरीका जिससे मैं अपने दोस्तों के मजाक में शामिल होता हूं, और वो तरीका जिससे मैं किसी अजनबी की मदद के लिए हाथ बढ़ाता हूं। बातचीत ही वो धागा है जिससे हम अपनी जिंदगी का कपड़ा बुनते हैं, और अब उस धागे पर मेरा थोड़ा ज्यादा काबू था। मैं अब सिर्फ एक पैसेंजर्स नहीं था, मैं उस कॉन्वर्सेशनल इंजन का इंजीनियर बन चुका था। दोस्तों, माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की ये कहानी समीर की जरूर थी, लेकिन ये हम सबकी है। हम सब हर पल इस रेस ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। कभी हम जीतते हैं, कभी हम फिसल जाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम इस खेल को जारी रखते हैं। बातचीत सिर्फ आवाज नहीं है, ये हमारी रूह की गूंज है। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो याद रखिएगा कि आपका हर एक पॉज, आपका हर एक
और आपका हर एक शब्द एक नई दुनिया बना रहा है। दीदी की ये साइंस हमें सिर्फ चतुर नहीं बनाती, ये हमें थोड़ा और इंसान बनाती है। क्योंकि जब हम सच में सुनते हैं तो हम सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उस इंसान को भी समझ पाते हैं जो उन शब्दों के पीछे खड़ा है। समीर की इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये बातें आपके जीवन की बातचीत को भी थोड़ा और सुगम, थोड़ा और गहरा बनाएंगी। हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया के शोर में भी आपकी एक टर्न बहुत मायने रखती है। अब मैं अपनी इस डायरी को बंद कर रहा हूं, लेकिन ये अंत नहीं है। ये तो बस उस स्टार्टिंग लाइन की तरफ एक और कदम है जहां से एक नई बातचीत शुरू होने वाली है। अपनी आवाज को अपनी ताकत बनाइए और हर सीक्वेंस को एक नया अर्थ दीजिए। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी और किसी और नई समझ के साथ। तब तक के लिए अपनी बातचीत को आबाद रखिएगा और अपनी टर्न्स को सलीके से चुनिएगा। नमस्ते।